व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। आप लोग अगर कुछ एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आता है या निबंध या फिर आंसर राइटिंग कहीं पर, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि आज की डेट में अगर एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे पावरफुल वेपन है। अगर इस सोसाइटी को, इस समाज को आप लोगों को चेंज करना है तो एक प्रॉपर एजुकेशन पैटर्न आप लोगों को बनाना चाहिए। एक सही तरीके से एजुकेशन दीजिए तो आप लोग इस सोसाइटी को, इस समाज को जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में जो भी गलत काम हो रहे हैं, अगर एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, लोगों को गाइड किया जाए, अगर लोगों के अंदर नैतिक शिक्षा डाली जाए, अगर लोगों को उनके राइट यानी कि उनके हक के बारे में बताया जाए, उनको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो है लोगों को ढंग से पढ़ाई जाए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वही बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई कि एजुकेशन को आप लोग काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, एक हथियार की तरीके से, जिसमें आप लोग दुनिया में चेंज लेकर आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बड़े लीडर के बारे में आप लोग उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, पर लेकिन अपनी पोस्ट जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो कोशिश करते हैं कहीं जाकर टीचर बन जाए। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में आप लोग ले लीजिए। लास्ट टाइम में उनके द्वारा कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर जितना ज्यादा बच्चे एजुकेट हो पाएंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग सोसाइटी को इंप्रूव कर पाएंगे। तो एजुकेशन को बहुत शानदार तरीके से यूज किया जाता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो काफी शानदार आज के डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा, बहुत कुछ हम लोग यहां पर जानेंगे। तो एक प्यारा सा डिस्कशन आप लोग का ये रहने वाला है। डेली 2 वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो शानदार तरीके से करंट अफेयर आप लोग की मुट्ठी में होगा। बाकी यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर ले कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो भी सारी पीडीएफ है या फिर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं। कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर कई सारे बच्चे के, सर ये मीराबाई चानू वाला केस क्या चल रहा है? देखिए हुआ क्या है, अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री को जो है बेसिकली, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं मेडल टैली, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए। ठीक है, हमारी कंट्री 34 यानी कि 34वीं पोजीशन पर है, क्योंकि हमारे पास में एक सिल्वर मेडल है। ठीक है, पर लेकिन यहां पर जो गोल्ड मेडल मिला था वो मिला था यहां पर चाइना को। और चाइना की जो प्लेयर है जिसको ये गोल्ड मेडल मिला था, वो इतने आसान तरीके से उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। नहीं तो कि बच्चा आया और उठाकर चला गया सारा वेट। तो उसमें ये अभी लग रहा है कि या तो उसने तैयारी इतनी शानदार कर ली कि वो बस जाके प्रीलिम्स भी धड़ देने से निकाल दिया, वो मेंस भी फटाफट और इंटरव्यू फटाफट, लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा एग्जाम कोई दे रहा है और तैयारी कर रखी है बहुत बड़े एग्जाम की। तो ये इस तरीके का अगर कोई परफॉर्मेंस देना कि अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कि हाँ बच्चा की एकदम एक तरीके नहीं, बच्चा एकदम बिल्कुल इतनी शानदार की देखने को ऐसा मिले कि कंप्यूटर कर रहा हो कोई, तो वो वाली फीलिंग यहां पर देखने को मिली। तो ये लगा कि उसने कोई ना कोई इस तरीके का कोई दवाई या फिर कोई ऐसा चीज ले रखी है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी हाई देखने को मिल रही है। और चाइना की अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे तो उस टाइम पर भी चाइना के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन लग रही है अगर चाइना का गोल्ड अगर कैंसिल हो जाता है तो हम लोगों को वो गोल्ड यहां पर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी एक काफी अच्छी पोजीशन हो जाएगी यहां पर ओलंपिक की मेडल टैली में, और हमारी कंट्री के ऊपर गोल्ड होगा ओलंपिक के अंदर, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसी के चलते अभी मुद्दा चल रहा है, तो उसको अभी चेक किया जा रहा है क्या सॉल्यूशन होगा, क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। तो ऐसा रेयरली होता है, वैसे ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, पर लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। ठीक है, तो ये काफी एक बड़ा इंसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ खुद ओलंपिक की जो कमेटी है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है चाइना के प्लेयर के खिलाफ। तो देखते हैं क्या कंडीशन आगे बनती है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से हमको तो आशा लगानी चाहिए कि हाँ वो एक तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए और अपनी कंट्री के हाथ में गोल्ड लगे। ठीक है, तो अगर उसने कुछ गलत किया है, अगर मेहनत किया तो गोल्ड उसी को मिलना चाहिए, पर लेकिन हाँ उसने कुछ गलत किया है, अगर कोई ऐसी हरकतें उसके द्वारा की गई है तो उसको उससे वहां पर फिर एक तरीके से उस गोल्ड उससे छीनना चाहिए और हमारी कंट्री को मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या राय है इसमें आप लोग बताइए। राय क्या होगी यार, सबको चाहिए गोल्ड, ऐसे थोड़ा ना है कि अपना देश इतनी मेहनत करके गई यहाँ पर, वो भी अपने देश की लड़की, और वहां पर जाकर कोई घपला करके ऐसे कर रहा है तो सही तो नहीं है। चलिए जो भी है, जो भी होगा डिसीजन वो पता चली जाएगा। ठीक है, तो बाकी काफी कुछ पहले हम लोग एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल जो होता है वो न्यूज़पेपर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में को नजर डालो चाहे ना डालो, एडिटोरियल को आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ डिबेट डिस्कशन करने के लिए कहीं पर भी आप लोग चले जाइए, ये आप लोग की बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लिए, बोलता है कुछ पढ़ो या ना पढ़ो एडिटोरियल जरूर पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एडिटोरियल आप लोग जरूर देखा कीजिए।
खासकर थोड़ा सा एक, जैसे कि आप लोग इवन सीसेट के पेपर में भी जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी प्यारा है, कई सारी बातें जानेंगे कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है। पहले तो ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी यहां पर ये एडिटोरियल भी आएगा तो वो आगे आप लोगों के सामने। तो क्या है, पूरा एक मुद्दा आप लोगों को समझा दूंगा, जिसके चलते आप लोग चीजें माइंड में क्लियर रहेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए देश के अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बात है। अफगानिस्तान में इंडिया क्या कर सकता है और क्या क्या चीजें आप लोगों को पता है अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। एक ओवरव्यू यहां पर भी हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ट्रेजेडी अभी देखने को मिली उसी के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे आखिर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां से भी आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है आप लोगों का तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक में यहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, तो कई जगह से आप लोग काउंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है एक पर्टिकुलर बिल के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन बिल। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी नया इमिग्रेशन बिल हमारी कंट्री में लाया जा रहा है, तो ये रिप्लेस करेगा 1983 के एक्ट को। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे क्या। बेसिकली यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि आज की डेट में जैसे हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ रीजन में जाते हैं। ठीक है, तो कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंसानों को गलत तरीके से लेकर जाया जाता है, उनको लालच देकर वहां पर ले जाते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, वहां पर जाकर उनका पासपोर्ट वगैरह रख लिया, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। बाकी यहां पर ये आर्टिकल तो है तुर्की के बारे में, पर लेकिन तुर्की क्या गेम खेल रहा है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक टीवी चैनल को यूज किया जा रहा है, सॉफ्ट पावर को यूज किया जा रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जैसे नहीं आज के डेट में हम लोग पुरानी चीजें अपने उठाकर लाने लगे कि हमने पुराने टाइम पर पूरा ये जो अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला सारा एरिया ही हमारा हुआ करता था इस तरीके से, और हम लोग उसी के चलते जो जहां जहां पर भी हिंदू कम्युनिटी है उनको इंस्पायर करने लगे कि हाँ ये हमारा ही एरिया है, और अपनी कंट्री के लीडर को भगवान की तरीके से दिखाने लगे। तो वही चीजें हैं, एक सीरीज है, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। एलपीजी रिफॉर्म जो लाए गए थे 1990s के, उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर एलपीजी रिफॉर्म के बारे में भी जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कहां पर कितनी डेथ हो रही है, वही एक एनालिसिस है कि जहां जहां पर भी हमारी कंट्री में कोविड-19 की जो डेथ हुई है उसको बढ़ा चढ़ाकर, तो एक तरीके से यानी कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताकर उसको एक तरीके डेथ हो रही है बहुत ज्यादा, पर लेकिन डेटा ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि वहां पर कोई भी डेथ नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत कम डेथ हो रही है, जबकि जब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें चेक की जा रही है तो पता ये चल रहा है कि दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली एनालिसिस किया गया। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कई सारे राज्यों में कई गुना जो है अभी यहाँ पर डेथ के केसेस निकल कर आ रहे हैं, के द्वारा इतने बताए नहीं गए थे। तो वही सारे मुद्दे हैं, बेसिकली हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं इसके बारे में कि हाँ ग्राउंड लेवल पर क्या है और वैसे दिखाया क्या जा रहा है। ठीक है, अभी जो आर्टिकल आप लोगों को पहले एक ओवरव्यू देता हूं यहां पर, ये है बेसिकली कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका को अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो कर्नाटका हमारी कंट्री में लगभग साउथ इंडिया में राज्य देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर गोवा एक टच करता है, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा हो गया तमिलनाडु, छठा हो गया केरला। कर्नाटका को टोटल 6 राज्य टच करते हैं और बेंगलुरु आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। न्यूज में किस लिए यहाँ पर बीएस येदियुरप्पा नाम के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा रिसेंटली अभी रेजिग्नेशन दे दिया गया है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर इन्होंने कभी भी अपना टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो काफी लंबे समय से यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की साइड से, पर लेकिन अब तक अपना टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई ना कोई जो पॉलिटिक्स के अंदर गहमा-गहमी आप लोग को देखने को मिल जाती है, जिसके बीच में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये है बेसिकली लिंगायत कम्युनिटी। लिंगायत कम्युनिटी काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में, और जो येदियुरप्पा साहब वो हैं वो भी लिंगायत कम्युनिटी से ही निकल कर आते हैं। अभी इनके द्वारा यहाँ पर ये पोस्ट कोई छोड़ेगी, तो बीजेपी के अंदर नॉर्मली एक रूल है कि 75 साल से ऊपर का कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सीएम नहीं रहना चाहिए। उनको ये लगता है कि 75 साल के ऊपर जो है इंसान जो है वो फिर एक दो नव युवक को किसी को मौका मिलना चाहिए, तो इसके चलते इनकी जो एज है वो हो चुकी है 77 के करीब। ठीक है, तो इनको बोला गया कि ये पोस्ट आप लोगों को छोड़नी है। तो जैसे इनको बोला गया पोस्ट आप लोगों को छोड़नी है, तो यहाँ पर जो कुर्सी का एक पायदान है दिखाया गया, यहाँ पर किसको ये दिखाया गया, लिंगायत कम्युनिटी। तो लिंगायत कम्युनिटी की काफी ज्यादा सपोर्ट थी, तो उन्होंने इसके चलते प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये दिल्ली जाकर मिले भी थे यहाँ पर जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो होम मिनिस्टर हैं, तो उसके चलते फिर मुद्दा यह है कि इनको अभी जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो डिसीजन था वो 25 जुलाई को डिसीजन आया यहाँ पर बेसिकली, और बोला गया कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा साहब के द्वारा जो है वो रिजिग्नेशन दे दिया गया। 78 ईयर इनकी एज हो चुकी है। ठीक है, तो इसके चलते इनको अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा। हालांकि इनके द्वारा दिखाया भी गया काफी इमोशनल ये मूवमेंट है, पर लेकिन राइटर बोल रहे हैं कि ही इज ए वेरी गुड प्लेयर, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझिए जैसे हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है,
टोटल मिलाकर सेंटर हो गए बीच में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, और सारे राज्य ऐसे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए सेंटर में कोई पर्टिकुलर कोई एक्स गवर्नमेंट है, जैसे फिलहाल टाइम पर बीजेपी है, तो जहां जहां पर भी बीजेपी के स्टेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं कि सारी कमांड तो यार सेंटर के हाथ में, कल को पता चला हमको हटा के किसी और को बैठा दिया, तो कोशिश ये की जाती है कि अपनी सपोर्ट इतनी बना लो ग्राउंड लेवल पर ताकि सेंटर जो है तुमको हटाने से पहले 1000 बार सोचे। तो ऐसा माहौल इनके द्वारा बनाने की कोशिश की गई, अपनी सपोर्ट जो है लिंगायत कम्युनिटी के फेवर में इनकी इतनी शानदार बना ली कि कल को कुछ भी होने लगे तो यहां पर दिक्कत देखने को मिले कि हाँ अपने हिसाब से बेसिकली यहां पर कि एक तरीके से कल को नहीं कहते कि जैसे कि एक बच्चा कह रहा है कि सर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है गुजरात में इसलिए इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो कम से कम गुजरात में अपनी बनी रहेगी, ठीक है। तो वही बातें हैं कि हर एक इंसान जो है देखिए कोशिश ये करता है कि हमेशा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखा जाए, कल को अगर यहां से कुछ छूट जाए तो दूसरी जगह मिल जाए। इसीलिए आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, एक बिजनेस चल रहा है, कोई जॉब चल रही है, फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है ताकि कल को जो है चीजें हिलने लगे एक जगह से तो दूसरी जगह से सपोर्ट मिल जाए। इसी तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा अगर घर में कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोशिश ये की जाती है कि घर में एक ही बिजनेस पर पूरा घर न टिका रहे, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक बिजनेस कर रहा है, दूसरा कोई भाई है उसको दूसरे बिजनेस में लगा दिया, तीसरा कोई भाई है उसको तीसरे बिजनेस में, कोई एक खेती भी कर रहा है कि कल को पता चला कुछ बर्बाद होने लगे तो कम से कम एक तो टिका रहे कहीं ना कहीं, उसके ऊपर तो चीजें चलती रहे, यानी रोजी रोटी चलती रहे, वो बेसिकली फंडा रहता है। पॉलिटिक्स में भी सेम रहता है, अपनी एक बेस बनाने की कोशिश की जाती है ताकि चीजें जो है वो चलती रहे, कल को ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं हो। तो यहां पर अभी उसके चलते इनके द्वारा रेजिग्नेशन तो दे दिया गया, पर लेकिन आगे पॉलिटिक्स में क्या होगा वो आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो लिंगायत कम्युनिटी के बारे में पूछ जाए तो याद रखिएगा ये बेसिकली निकल कर कहां से आती है, कर्नाटक से निकल कर आती है। तो इसके चलते बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है येदियुरप्पा साहब जो आए थे वो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, जनता के द्वारा किसी और को मेजोरिटी दी गई थी जहां पर गठबंधन की गवर्नमेंट चल रही थी। तो यहां पर उसको तोड़कर एक नई गवर्नमेंट यहां पर लाई गई, उनको जो बेसिकली वहां पर रेजिग्नेशन दिलाकर एक नई गवर्नमेंट लाई गई। तो इस तरीके से की गई हरकतें वो भी लंबे समय तक नहीं चलती हैं। अभी चलिए जो भी है सही है, अभी जो चल रहा है देखते रहिए क्या चल रहा है। तो ये एक फिलहाल मुद्दा है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, कि चल क्या रहा है, कम से कम इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी तो सब चलती रहती है चीजें, वो एक अलग बात है। तो इसके बारे में 40 से 50 शब्द आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, आप लोग के सामने पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी ट्रेजेडी देखने को मिली, जो टूरिस्ट हैं यानी कि जो यहां पर घूमने के लिए जो लोग गए हुए थे उनको काफी बुरी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी। लेकिन नॉर्मली कभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, कभी क्लाउड ब्रस्ट हो गया यानी कि काफी लार्ज स्केल पर बादल इकट्ठा हो, बारिश आ गई काफी लार्ज स्केल पर, कहीं भूकंप आ गया इसकी वजह से कई दिक्कत हो गई, ठीक है, कहीं इस तरीके से बाढ़ आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। हुआ क्या है, बहुत सारा पानी इस तरीके से या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये कुछ ऐसा हुआ काफी ज्यादा बारिश हो गई कहीं पर, ठीक है, एक तरीके से अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, तो इसके चलते आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो उसी के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है, तो आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, एक सेकेंड, ये जीएस पेपर फर्स्ट में आएगा, ठीक है, सेकंड का नहीं है। तो क्वेश्चन जो बन सकता है आप लोगों को ये बन सकता है कि जैसे कि बोला गया कि लैंडस्लाइड्स आर मोर देन जस्ट नेचुरल फिनोमिनन, तो आप लोगों को सजेस्ट करना है, सजेस्ट द वे मिटिगेट द डिजास्टर, यानी कि लैंडस्लाइड अगर कहीं पर हो रही है, लैंडस्लाइड मतलब क्या था जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर कहीं पर ऐसी लैंडस्लाइड कहीं पर हो रही है तो एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं है कि बस नेचर की वजह से यहां पर लैंडस्लाइड हो गई, इस तरीके की चीजें खिसक कर आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें इंसानों की भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं पर भी अगर कोई ऐसी लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि कहीं पर लैंडस्लाइड आ गई और उसकी वजह से कहीं पर कुछ खिसका और ऐसी बाढ़ आ गई, तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि नेचुरली हो रहा है, ये सारी चीजें नेचुरली भी होती हैं, पर लेकिन आज की डेट में ये मैन मेड डिजास्टर बन चुका है, यानी कि इंसानों के द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं इन्वायरमेंट को लेकर उसका एक डिजास्टर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। अभी हुआ क्या आखिर यहां पर, ये अभी कई सारे लोग जो है, खासकर 9 लोगों की यहां पर डेथ होगी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो 9 लोगों की यहां पर डेथ हुई और खासकर 9 लोगों की डेथ हुई और इसमें 3 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। कुछ यहां पर छत्तीसगढ़ के थे, कुछ यहां पर कुछ लोग न्यू दिल्ली के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, तो अलग अलग एरिया से लोग आए हुए थे। याद होगा आप लोगों को मैंने पिक्चर भी शेयर की थी यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर तो डॉक्टर दीपा शर्मा जो है इनकी डेथ हुई, ये इस तरीके से ब्रिज हुआ यहाँ पर, ये टूटा था जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, तो इस तरीके की कंडीशन बनी अभी हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं इंसान जो है जैसी हरकतें कर रहा है उसका ये रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, मतलब यह कि फर्जाइल एक इकोसिस्टम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ पर आज की डेट में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और ऐसा यहीं पर ही नहीं है, आप लोगों को केरला के अंदर भी, साउथ इंडिया में ऐसी चीजें देखने को मिली जब लैंडस्लाइड हुआ। ऐसा ही आप लोग कई बार दूसरे एरिया में, उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिल जाती है।
तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए पहाड़ पर्वत वाले जो इलाके हैं ना, नॉर्मली ये एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ में टिके हुए थे, पर लेकिन वहां पर कहीं रोड निकाल देना, कहीं बांध बना देना और कोई डेवलपमेंट कर देना, कहीं होटल बना देना, इस तरीके से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो फर्जाइल यानी कि काफी एक तरीके से टूटा हुआ एक इकोसिस्टम यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। और जब भी हाई रेन हो जाती है तो फिर स्लोप जो होता है वो यहाँ पर फिसलने लगता है, ठीक है। इसी की वजह से टूटा कुछ तो बाढ़ आ गई। तो धर्मशाला में आप लोगों को देखने को मिला, केदारनाथ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वो यही बोला गया था कि डेवलपमेंट के काम यहां पर न करो। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी सिचुएशन है अलग अलग एरिया में। ये इंडिकेशन है, आप लोग अगर देखना चाहो आप लोग के आसपास क्या चल रहा है, थोड़ा सा भी आंखें आप लोग खुली रखोगे तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो ब्रिज है यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर बात करें तो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्रिज यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को दिखाया, यहाँ पर जो ब्रिज टूटा वो, तो उस ब्रिज में कई सारे लोगों की भी जान चली गई, कुछ विजिटर थे उनकी भी जान चली गई। तो आगे आने वाले टाइम में लोग क्या करेंगे कि यार हिली वाले एरिया में जाना बंद करते हैं, पता नहीं क्या कंडीशन देखने को मिले। और खासकर बारिश वाले रीजन में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कोशिश करो कि उसके क्या कोस्टल एरिया में चले जाओ घूमने के लिए, समुद्र वगैरह ये जो कोस्टल एरिया वाला लोकल एरिया देखने के लिए, तो वहां पर इंसान चला जाए, ना कि हिली वाले एरिया में, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि कल को सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें आ रही है, तो उसमें कई दिन पहले आप लोगों को वार्निंग दे दी जाती है। तो वो वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। तो गए तो है लोग छुट्टी मनाने, मजा लेने, जिंदगी का अपनी थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और पता चला वहां से डेड बॉडी आ रही है वापसी। तो इस तरीके से लोग जो है इन एरिया में जाना बंद करेंगे। और इससे क्या इंपैक्ट होगा, जो ये राज्य है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनकी काफी बड़ी जो इकोनॉमी है वो इनके ऊपर टिकी रहती है, टूरिस्ट के ऊपर। अगर टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर लोग जो है वो भूखे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि खेती तो वहां कोई कर नहीं सकता है। इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो हिमाचल के अंदर अगर आप लोग बात करें आज के में, देखिए जैसे जैसे समर आती है तो टूरिस्ट जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया अगर बात करें, जो सेंट्रल एरिया है अपना, नॉर्दर्न एरिया थोड़ा नीचे को अगर बात करें, उत्तर प्रदेश वाला ये सब रीजन हो गया, जो अगर बात करें महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला, बेसिकली देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, यहाँ पर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये जो है हिली एरिया है, बारिश होती है, अच्छा खासा मौसम रहता है, ठंडा इलाका रहता है। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ से गुजरात हो गया, लोग वहां पर जाते हैं अपना थोड़ा सा माहौल को ठीक करने के लिए, कि चलो यार थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा और अपना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर यहाँ पर अगर ऐसी चीजें हो और फिर उसके बाद में यहाँ पर सिचुएशन ऐसी देखने को मिले तो कैसा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर लोग जाना स्टार्ट हुए, एक तो कोविड-19 के जो रिलैक्स किए गए नॉर्म्स, तो लोग इतने दिनों से घर में बंधे हुए थे, जैसे जानवरों को बांधते हैं, उनको लग रहा कि वो आप तो आजाद हो गए, ठीक है। तो अब घूमते हैं, नहीं है कि जॉनी लीवर बोलता है कि मेरे पास फुल टॉक टाइम है बाबा, मुझे बोलने दो। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि एक तरीके से मेरे पास फुल टॉक टाइम है, अब तो कोविड-19 थोड़ा रिलैक्स हुआ, मुझे घूमने दो, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसके चलते अभी अगर पड़ोसी राज्य है जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो आने वाले टाइम में यहां पर ऐसी आज के में सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर चुके हैं कि ये इरिवर्सिबल है। यानी कि एक नहीं कहते कि चीजों को इतना बर्बाद कर देना। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। यानी कि जो प्रेम का धागा होता है वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार तोड़ दिया आप लोगों ने, फिर जोड़ोगे तो जुड़ तो जाएगा पर उसमें गांठ पड़ जाएगी। यानी कि उस तरीके से आप लोग चीजों को नहीं देखने को मिलेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कहीं पर आप लोग तोड़ फोड़ कर ऐसा कुछ कर दोगे तो वो ऐसा कंडीशन हो जाएगी, फिर से आप लोग उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। वो नहीं कहते कि 3 इडियट मूवी देखी होगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो कहता है कि कोलगेट बाहर निकालकर कि डाल इसको अंदर, देखा कि पॉसिबल है क्या ये। तो ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती है कि इरिवर्सिबल चीजें हो जाती हैं, तो फिर दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो कई बार इतना ज्यादा लॉस हम लोग इकोलॉजी को कर देते हैं कि हम लोग कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, पर हम लोग उसको यथा स्थिति पर नहीं लेकर आ पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर काफी इनविटेबल हो गई है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने डिजास्टर क्रिएट कर दिया है। तो हम लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी, तो तभी जाकर चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए होता क्या, रीजन क्या हो रहा है। एक तो डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है हिली एरिया में। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तीसरा देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर, जिसके चलते जो फॉरेस्ट है उनको बर्बाद किया जा रहा है, जो नदियां हैं उनकी कहानी खराब की जा रही है। और इसी के साथ में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर और भी कई सारे हार्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कोई कंडीशन बन रही है तो वो इनविटेबल है। कोई डिजास्टर आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई ऐसा आ गया ना, ये जैसे मैंने दिखा क्लाउड बरस्ट क्या होता है। क्लाउड बरस्ट ऐसा होता है एक ही जगह पर दुनिया भर की बारिश हो जाना, ठीक है। तो उसमें बाढ़ आ जाना उस एरिया में, जैसे मुंबई वगैरह एरिया में कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी फ्लैश बाढ़ आ गई यहाँ पर, इस तरीके से आप लोगों ने देखा, यानी कि इस तरीके से बाढ़ स्टार्ट आ गई। कहीं से आया पानी, मान लीजिए कहीं यहाँ पे कुछ था इस आसपास वाले एरिया में, ठीक है, पता चला कोई यहाँ पर अपना बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है इधर उधर, कुछ यहाँ पर चीजें लोगों ने झोपड़ी बना ली, तो पता चला सब कुछ बहकर चला गया, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखी है कंडीशन। तो ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पर देखने को मिलती है ये इसी वजह से होती है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया, तो भूकंप आने की वजह से जरा सी देर में सब कुछ डिजास्टर हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं, जब इंसान जो है ऐसी हरकतें करता है तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग चीजों
चीजों को काफी हद तक बर्बाद कर चुके हैं, यहां पर इनको छोड़ो वरना और ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत होने लगी। तो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिलते हैं, तो ग्रीन एनर्जी के नाम पर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं ताकि फोसिल फ्यूल यानी कि जो कोयला वगैरह या फिर डीजल पेट्रोल हम लोग न यूज करें। पर लेकिन एक बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना, किस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर जहां पर आप लोग बड़े बड़े बांध लगा रहे हैं, क्या वहां पर वो उस वाला एरिया उसको झेलने के लिए तैयार है? ऐसा आप लोग कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो आप लोग बनाइए, अगर ना तो फिर थोड़ा समझ जाइए। तो ये सारी चीजें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोग यहां से उत्तराखंड से आते हैं या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश से जो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आप लोगों को भी देखिए, आप लोग ना इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे ना जब, अगर लोकल एरिया के बारे में, अगर मान लीजिए आप लोग जैसे कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से जहां पर खेती काफी ज्यादा की जाती है, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फार्मिंग के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से वहां पर गन्ना इतना ज्यादा उगाया जाता है, क्या होता है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो अलग आप लोग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, हिली एरिया से आते हैं तो अलग क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो इस तरीके से अपनी लोकल एरिया में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, किस जियोग्राफी के हिसाब से क्या है, हिस्ट्री के हिसाब से क्या है, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में अगर आइडिया रहेगा तो अच्छे से आप लोग चीजों के आंसर दे पाएंगे। ओके, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर आने वाला है, ये आर्टिकल आप लोगों से जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट उसको उस तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री के साथ में आप लोग कनेक्ट कर देखिए। ये है तुर्की के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इरोडगन। ठीक है, तो इरोडगन भाई साहब क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि ये तुर्की के प्रेसिडेंट से तुर्की के राजा बन जाए, यानी कि एक तरीके से किंग बन जाए। तो एक मतलब ये है कि राजा कैसे बनते हैं, पहले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा राजा क्या हुआ करता था। राजा एक ऐसा इंसान हुआ करता था जिसके पास में लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी, यानी कि रूल बनाना, एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करती थी, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी पावर हुआ करती थी, यानी कि सारी, यानी कि राजा जो था वो होल सोल ऑथोरिटी हुआ करता था सारी चीजों का, यानी कि ऑल इन वन हुआ करता था राजा। वही लॉ बनाएगा, वही इंप्लीमेंट करेगा और वही जज रहेगा। राजा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा ही माहौल यहां पर इनके द्वारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है तुर्की में, कि लोग जो है इनको एक राजा की तरीके से देखें। तुर्की एक ऐसी कंट्री है यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक यूरेशियन कंट्री कैटेगरी में आती है। यूरेशियन मतलब जिसका कुछ पोर्शन यूरोप के अंदर है और कुछ पोर्शन एशिया के अंदर है, तो उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। एक और यूरेशियन कंट्री का नाम बताओ, या फिर आप लोग बताइए कितनी टोटल कंट्री ऐसी हैं जो यूरेशियन कंट्री है। चलिए एक नाम बता दीजिए आप लोग कम से कम, ठीक है, यूरेशियन कंट्री का। आप लोगों से क्वेश्चन मैप में बन सकता है, डायरेक्ट आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग देखिए यहां पर तुर्की है, यहां पर बीच में, तो बोलेंगे ऊपर क्या है, यहां पर बेसिकली आप लोगों से पूछा सकता है मेडिटेरेनियन और जो ब्लैक सी के बीच में क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो तुर्की देख सकते हैं और यहां पर साइप्रस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते कई सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो तुर्की जो है फिलहाल अभी रिसेंटली अभी न्यूज में है। यहां पर पर्टिकुलर क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, एक पर्टिकुलर सीरीज आया करती थी पुराने टाइम में। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने की पुराने टाइम में जैसे कि राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो उनके बारे में हम लोग बताने लगे और फिर अपनी जो एक तरीके से हेजेमनी दिखाने लगे कि हाँ यार उस टाइम पर ये चीजें की जाती थी और आज के में भी हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे रसिया जो है जब भी कुछ बातें सोचता है तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार यूएसएसआर हुआ करता था, एक ऐसा देश एक तरीके से जिसकी दादागिरी चला करती थी। ठीक है, आज के में रसिया रह गया, तो रसिया बोलता है कि यूएसएसआर जैसी ग्लोरी फिर से वापस लेकर आनी है। ठीक है, तो इसी के चलते जो तुर्की है यहाँ पर ये ओटोमन एम्पायर का एक बेसिकली आप लोग बचा हुआ अवशेष बोल सकते हैं। तो ये भी कोशिश करते हैं कि ओटोमन एम्पायर जैसी जो ग्लोरी थी उसको फिर से लेकर आनी है, ताकि लोग जो है फिर से उस चीज को देखें और इनकी चीजें जो है वो काफी अच्छे से आगे बढ़ती रहे, और इरोडगन उस चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके चलते जहां जहां भी मुस्लिम कंट्री है वहां पर ये कोशिश करते हैं कि अपना एक ऐसा वर्चस्व बनाया जाए, उनको सपोर्ट कर कर, उनको बताकर, उनकी एक तरीके से हेल्प कर कर, या फिर सॉफ्ट पावर को यूज कर कर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी लड़ाई हो जाती तो हम लोग क्या करते थे, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते थे कि क्रिकेट खेलो रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना। ठीक है, इस तरीके से जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आगे बढ़ाना, ठीक है, अपनी कल्चर को आगे प्रोपोगेट करना, एक दूसरे के साथ में कल्चरली कनेक्ट होना, तो ये सारी सॉफ्ट पावर होती है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग को ऐसा नहीं कि लड़ाई करके ही रिलेशन जो है इस तरीके से करने हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग रिलेशन को नॉर्मल कर सकते हैं। इनकी सॉफ्ट पावर क्या है, यहाँ पर पुराने टाइम की यहाँ पर इनकी कहानी थी, बेसिकली रिलीज करके इसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट इनके द्वारा किया जा रहा है। होता क्या है बेसिकली पुराने टाइम में, जैसे हमारी कंट्री में बाबर आया, ठीक है, बाबर ने आकर अपना वर्चस्व दमाना स्टार्ट किया, तो फिर बाबर के आगे चलकर फिर बाबर के जो बच्चे हैं वो आगे चलने लगे। ठीक है, तो इसी के चलते जो 13th सेंचुरी की कहानी है जो यहाँ पर जो सुना रहे हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इरुतगुल जो गाजी, तो वो यहाँ पर बेसिकली आए थे और आगे चलकर उनका जो सुल्तान था ओस्मान, वो यहाँ पर चलकर इसके द्वारा राज्य संभाला गया। तो फर्स्ट जो एक तरीके से कैलिफ
खलीफ बने यहाँ पर ये ओटोमन एम्पायर के, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके चलते जहां जहां पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बढ़ाकर बेसिकली, तो इरोडगन साहब ये चाह रहे हैं कि अपनी एक पार्टी जो है एक तरीके से वो तुर्की में न रखकर उसको इस तरीके की पार्टी बनाई जाए ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो इसी के चलते इनके द्वारा जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक पर्टिकुलर यहाँ पर अभी एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसके चलते जो काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, उसका भी नाम यहाँ पर इर्तुगरुल गाजी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि जहां जहां पर भी जो यहाँ पर एक तरीके से अपना वर्चस्व बना सकते हैं तो उसका नाम यूज कर, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली, अगर आप लोग नोटिस करेंगे, चाहे किसी भी राज्य में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे कोई सी भी मिनिस्ट्री कुछ भी क्यों ना कर रही हो, तो सब क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी को बनाकर रखना ताकि कल को इलेक्शन लड़ने लगे तो फिर से उस पर्सनैलिटी को हम लोग फिर से उस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ऐसे अगर कुछ काम हो रहा है, अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी का नाम ले लीजिए, वहां पर भी क्या करेंगे कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला जाएगा कि हाँ केजरीवाल साहब जी की अध्यक्षता में ये कर दिया, केजरीवाल साहब जी के नेतृत्व में ये कर दिया। सेम काम ममता बनर्जी जी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक फिगर बनाने की कोशिश की जाती है, एक इस तरीके की फिगर, ताकि कल को चलकर उसके नाम पर वोट ली जा सके। तो इनको भी अपना एक ऐसा ही ओरा बनाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है ताकि आगे चलकर इनके हाथ में सारी पावर आ सके और इवन जहां जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए वहां वहां ये अपना दबदबा दिखा सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ हो जाता है तो ये सबसे पहले निकल कर आते हैं चिल्लाने के लिए कि हाँ इस्लामिक वर्ल्ड खतरे में है, हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा बोली जाती है, यानी कि धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में रोहिंग्या कम्युनिटी के नाम पर इनके द्वारा, इसी के साथ में अजरबैजान में, या फिर अर्मीनिया, या फिर आप लोग नॉर्थन अफ्रीका के बारे में बात कर लीजिए, तो तुर्की क्या कर रहा है, अपनी सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है कि हाँ मैं रहनुमा हूं मुस्लिम कम्युनिटी का और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं सेव करूंगा। तो ये बातें इनके द्वारा कोशिश की जाती है। अभी बांग्लादेश जो है 4th लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है तुर्की से, आप लोग समझ सकते हैं, जबकि पड़ोसी देश है हमारा। इससे देखिए अंदाजा लगाइए, अगस्त 2020 में अजरबैजान जो है मेजर गैस सप्लायर बन गया तुर्की को। इसी के साथ में अजरबैजान और जो अर्मीनिया के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनके बीच में फाइट हुई थी। तो देखिए दूसरी कंट्री क्या होती है ना, अगर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं कभी भी, एक तो कोशिश करो, अगर आप लोग दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर दो भाई हैं, कभी भी लड़ो मत। आप लोग दूसरे क्या करेंगे, जब आप लोग लड़ेंगे तो आप लोग को लड़ना भी है तो एक कमरे में बैठकर लड़ लो, थप्पड़ मार लो, सर फोड़ लो, पर बाहर नहीं पता चलना चाहिए किसी को। इससे क्या होता है, इससे होता है कि तुम्हारी बातें तुम्हारी तक ही रहेगी, तुमको पता है किस मुद्दे पर लड़े और किस मुद्दे पर बात खत्म हो गई। पर लेकिन अगर ये बात बाहर निकल कर आ गई तो फिर तीसरा बंदा इसमें जरूर फायदा उठाएगा, वो उसमें कोई तीसरा एंगल लाकर जोड़ देगा कि अच्छा ये भी था यार, तुमने ना ये चीजें नोटिस नहीं करी, हाँ ये भी हो रहा था भाई। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो कहेगा हाँ यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा, तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो ना, कोशिश करो कि अपना बैठकर आराम से लड़ लो, अगर गुस्सा आप लोगों को निकालना है। हालांकि गुस्से से कभी कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, कितना भी लड़ लो बिड़ लो, बाद में बैठकर आराम से बैठकर बात ही करनी पड़ेगी, तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हुआ क्या, लड़ाई हो रही है दो कंट्री के बीच में, तीसरी आकर मजे लेने लगती है अपना। तो इंक्लूडिंग वेनेजुएला के अंदर जो कंडीशन देखने को मिल रही है अभी फिलहाल, वहां पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जब से तेल का प्राइस जो है काफी डाउन हुआ था, तब से यहां पर कंडीशन काफी खराब हो गई थी, और भी कई सारे प्रोटेस्ट के यहां पर रीजन डिमोनेटाइजेशन किया गया था वेनेजुएला के अंदर, जैसे हमारी कंट्री में किया गया था। तो इस तरीके से इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया कॉल फॉर बैन, तो एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके से अपने धर्म को सपोर्ट करना है। अगर कश्मीर के अंदर भी अगर आज की डेट में आप लोग जाओगे ना, वहां पर भी कई सारे आप लोग को ढाबों के नाम यहाँ पर जो इनके नाम पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहां पर उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि हम तुम्हारे रहनुमा है, कुछ भी तुम्हारे ऊपर होगा तो हम तुमको बचा सकते हैं, इसलिए एक तरीके से हमको भगवान की तरीके से पूजना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, इंडिया के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला जब भी मुद्दा आता है तो हमेशा पाकिस्तान जो है इनकी गोद में बैठा मिलता है, फिर ये पाकिस्तान की गोद में बैठे मिलते हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हमने भी एक मुद्दा ढूंढ रखा है, ये साइप्रस का हालांकि आर्टिकल में जिक्र नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। साइप्रस जो है यहाँ पर इसका नॉर्थर्न जो साइप्रस है और जो सदर्न साइप्रस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो तुर्की के कंट्रोल में, और सदर्न साइप्रस जो है वो बेचारा इंडिपेंडेंट है, पर लेकिन दोनों एरिया जो है वो मिलकर रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, पर तुर्की इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब भी जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा उठाता है यहाँ पर ये तुर्की, हम लोग तुरंत साइप्रस वाला मुद्दा उठा लेते हैं। तो ये अभी यहाँ पर 2 स्टेट की थ्योरी भी दी गई थी इनके द्वारा कि साइप्रस को डिवाइड कर देते हैं, पर इंडिया ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा हर एक कंट्री जो है एक दूसरे की जो है एक तरीके से
वो कच्चा पॉइंट पकड़े बैठे हैं, एक तरीके कमजोरी पकड़े बैठे हैं। जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया ले लीजिए, या फिर आप लोग नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे चाइना हरकतें करता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया जो है थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फालतू में हरकतें नहीं करते हैं, हम लोग समझदार आदमी, आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि दूसरे के फटे में क्या टांग अड़ानी, वरना हमारे पास में मुद्दे इतने हैं कि चाइना घुटने पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग बात करने लगे। आप लोग देखिए तिब्बत वाला इशू हो गया, ठीक है, इसी के साथ में हांगकांग वाला इशू हो गया, ताइवान वाला इशू हो गया, साउथ चाइना सी वाला इशू हो गया, जिंगजियान वाला इशू हो गया, अभी कोरोना वाला इशू हो गया, हम लोग बात ही नहीं करते हैं उसके ऊपर, वरना हम लोग भी चाहें तो चाइना को जरा सी देर में उल्टी सीधी बातें बोलकर दुनिया भर की हरकतें कर सकते हैं, पर लेकिन वो क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है हमारे पर्टिकुलर एरिया में आकर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मौके हैं, मुद्दे हैं, पर लेकिन हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, रिलेशन को क्यों बर्बाद करना है, पर लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है, निकालोगे तो टेडी की टेडी निकलेगी, इनकी तो हरकतें ऐसी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। जब आप लोग चीजों को पढ़ा करें उस तरीके से पढ़िए कि एक पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाए, आर्टिकल के साथ में एक टॉपिक क्लियर हो जाए, ना कि बस आर्टिकल क्लियर हो। तो उस तरीके से मैं कोशिश करता हूं चीजें आप लोग को बताने की, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म जो है वो आप लोग को देखने को मिले थे 1990s में, यानी कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए। अभी यहां पर 2021 में हम लोग बैठे हुए, तो 30 साल इसको पूरा हो गया है। अभी यहां पर हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि एलपीजी जो क्राइसिस है यहां पर जो आया था उस टाइम पर, जो यहां पर उस टाइम पर 1991 में जो हमारी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, ये 1990 और 1991 में, उस टाइम पर जो खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कोविड-19 ने उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी है, यानी कि उस क्राइसिस से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है कोविड-19 क्राइसिस, क्योंकि वो क्राइसिस ओनली हमारी कंट्री में था, ये क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वो क्राइसिस ओनली इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाला था, ये क्राइसिस जो है इंसान की हर एक लाइफ के हर एक पहलू पर इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये क्राइसिस इज बिगर देन दैट पर्टिकुलर क्राइसिस। तो अगर आज की में बात करिए तो कोविड-19 क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए कुछ सजेशन इनके द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। पर लेकिन अगर देखिए तो यहां पर चैलेंज जितना बड़ा होगा उतना ही शानदार तरीके से आप लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उतनी ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर अपनी कंट्री की इकोनॉमी अगर आप लोग देखो, हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है वो है इंडस्ट्री यानी कि मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो काम चल रहा है ना हमारे देश में, ये काफी लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है। जब आजाद हुए थे तब से आज तक का, आज के डेट में हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो ढंग से डेवलप नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर जो है वो कहां से कहां पहुंच गया निकलकर, ठीक है, और एग्रीकल्चर वो है कहां से कहां आ गई नीचे गिरकर। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग अपनी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो आप लोगों को समझा देगा कि हमारी कंट्री की जीडीपी कहां से निकल कर आ रही है। तो जीडीपी कहां से निकल कर आ रही है, सर्विस सेक्टर से निकल कर आ रही है लगभग 60%, और लोग जो है काफी कम काम करते हुए नजर आएंगे सर्विस सेक्टर में। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्किल चाहिए। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, तो आप लोग इसलिए लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी बहुत वो स्किल है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूं, मैं थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूं। तो इसका मतलब थोड़ी बहुत स्किल है मेरे अंदर कि मैं एक टीचर बन सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर पा रहा हूं काम को। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी कर पा रहा है, पर लेकिन इसके लिए स्किल चाहिएगी, टीचर के लिए स्किल चाहिएगी, डॉक्टर के लिए स्किल चाहिएगी, लॉयर बनना है उसके लिए स्किल चाहिएगी। यहां पर आप लोग नॉर्मल जनता को नहीं ला सकते कि हर एक इंसान जो है डॉक्टर बन के बैठ गया, 2-4 मर जाएंगे, हर एक इंसान टीचर बन के बैठ गया, 2-4 बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक स्किल वाला बंदा ही वहां पर पहुंचे तो ही बेटर रहता है, ठीक, ताकि वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को संवार सके, लोगों की लाइफ को बना सके। तो यहां पर स्किल रहेगी तब होगा। पर लेकिन हो क्या गया, ग्रोथ तो देखने को मिलेगी 60%, पर लेकिन स्किल के चलते यहां पर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर स्किल चाहिए और लोगों के पास में स्किल नहीं है। तो इसलिए ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ हो गया, यानी कि जॉब तो है, यानी कि जॉब नहीं है पर ग्रोथ है, यानी कि जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, पर लेकिन ग्रोथ शानदार निकल रहा है। क्योंकि जॉब कहां पर मिल रही है, लोग खेती कर रहे हैं 60% से ज्यादा लोग, ठीक है, पर ग्रोथ कितना आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है 14%, यानी कि 14% जीडीपी जो है वो 60% लोगों से निकल कर आ रही है। समझ सकते हैं आप लोग। और यहां पर देखिए 69% आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। तो बहुत कम लोग यहां पर जॉब करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और बाकी जहां पर जॉब भी मिल सकती है और ग्रोथ भी निकल कर आ सकता है, वो सेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री। तो इसके चलते कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है। तो इसी के चलते मैंने आप लोगों को ये भी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, ये वीडियो मैंने बना रखी है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जाकर सर्च कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी कंट्री में हुआ क्या है, बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं नॉर्मली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो क्या होता है प्राइमरी में, जैसे कि खेती हो गया या रॉ मटेरियल हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, आयरन ओर वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें। या फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, इसको आयरन ओर लेकर गए, यहाँ पर लोहे के प्रोडक्ट बना लिए हम लोग, अनाज लेकर गए, ब्रेड वगैरह बना लिए इस तरीके से, और बाकी फिर क्या करते हैं मार्केट में ले जाकर इसको बेच देते हैं। तो तीसरा सेक्टर हो गया। पर हमारी कंट्री में एक सेक्टर जो है वो गायब रहा, यहां से चीजें चली और यहां पर चीजें पहुंच गई, यानी कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल हमेशा
पैसा बाहर बेचा है और वहां से प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए। ऐसी कंडीशन आप लोग अंग्रेजों के टाइम पर भी देखने को मिलती थी और आज के टाइम पर भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल बेच रहे हैं आज के टाइम में हम लोग, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आलू हम लोग बाहर बेच रहे हैं और चिप्स हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, ऐसी कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि चिप्स वगैरह सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखा करो, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के हार्ट की बीमारी, आगे चलकर दुनिया भर की स्किन की डिजीज ये देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें तो मत ही खाया करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और बच्चों को तो मत दो, कम से कम जो खुशी खुशी में बच्चों को चिप्स खिलाते हो ना, ये कि हाँ बच्चा है चलो रो रहा है चिप्स दे देते हैं उसको, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अभी से ही, ठीक है। आगे चल चलकर उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, अगर रेगुलर इस तरीके से कंडीशन बनी रहेगी कि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कंडीशन कहां पर खराब हो रही है। सारी चीजें तो बढ़िया खिला रहे हैं, पर लेकिन ये चिप्स वगैरह जो है इनसे डिस्टेंस बनाकर रखा करो, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है समझते हैं। चाइना की इकोनॉमी शानदार तरीके से बढ़ी, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी, पर लेकिन हम लोगों ने ये काम नहीं कर पाए। हमारी कंट्री में जब बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो उसका रीजन क्या था? एक तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि आमदनी ठन्नियर खर्च रुपया, यानी कि घर से तो आ रहे हैं 50 रुपए और हम लोग खर्च कर रहे हैं 100 रुपए, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल गई। तो इसके चलते उधारी में जीने लगे, तो फिस्कल डेफिसिट जो था वो 8.4% पहुंच गया, जो कि कंडीशन खराब करने लगा, ठीक है। गल्फ एरिया में वॉर चल रही थी जहां से हम लोग काफी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, तो कच्चा तेल वहां से काफी कम आने लगा और काफी ज्यादा महंगा भी हो गया, ठीक है। तो कच्चा तेल अगर महंगा हो जाएगा तो 80% हमारी डिमांड जो है बाहर से पूरी होती है, तो कैसे दुनिया हमारी चल पाएगी? तो उसके चलते कंडीशन खराब होने लगी। इसके चलते क्या हो गया, जब तेल महंगा हो गया तो नॉर्मल सी बात है, अगर एप्पल को हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर से तमिलनाडु में लेकर जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे? तेल से लेकर जाएंगे उसको, नॉर्मली अगर देखा जाए तो, यानी कि एक तरीके से गाड़ी वगैरह से लेकर जाएंगे, ट्रेन वगैरह से लेकर जाएंगे, तो उसमें तेल डलेगा, तो तेल महंगा होगा तो एप्पल के ऊपर उसका प्राइस लग जाएगा कि हाँ भाई साहब ये इतना तेल का खर्चा हो गया, तो एप्पल से निकाला जाएगा वो। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। तो महंगाई कैसे आ गई? महंगाई यहां पर 6.7 से बढ़कर ये 16% तक यहां पर पहुंच गई। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर कंडीशन जो है वो खराब होने लगी इकोनॉमिक पोजीशन की। तो उसके चलते हमारी जब दिखने लगा कि हमारे पास में 3-4 दिन का या फिर कुछ दिनों का ही तेल बचा हुआ है, कंडीशन खराब हो गई, तो तब चलकर हम लोग को रिफॉर्म लाने पड़े। रिफॉर्म को बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपनी जो इकोनॉमी थी उसको लिबरल कर दिया। लिबरल का मतलब क्या है कि सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेंगी, कुछ को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, और ग्लोबल जो एमएनसीज हैं यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए गेट खोल दिया हम लोगों ने कि आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, आओ हमारे देश में व्यापार करो और हमारे देश को बढ़ाओ। और ये सारा जो खाका तैयार किया गया इसके पीछे, इसके जो जिसके कंधे पर ये सारा भार रखा होता वो थे मनमोहन सिंह जी, हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर 1991 में। आप लोगों को ये बताना है उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली मनमोहन सिंह जी के बारे में तो लोग जानते हैं, पर लेकिन उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पर हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोग बताइए। अगर आगे बातें करूं यहां पर देखा जाए तो देखिए लिबरलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गई, ठीक है, तो लाइसेंस परमिट जो राज था उसको खत्म किया गया, टैरिफ वगैरह यानी कि टैक्स लगाना उसको कम किया गया, ठीक है। एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बिगिनिंग होने लगी, मार्केट को रेगुलेट किया जाने से लगा। आप लोगों को ना एलपीजी रिफॉर्म भी हमारी कंट्री में आई है 1990s में, उससे पहले बैंकिंग में रिफॉर्म भी आ चुके थे और यहां पर भी रिफॉर्म आए बैंकिंग के अंदर, ताकि जनता तक और ज्यादा चीजें पहुंचाई जा सके, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सब सुना है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, सर्विस वो यूज कर सके, तो तरीके से ग्लोबलाइजेशन किया गया, एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ करेक्शन किया गया, लिबरल जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिबरलाइज किया गया, हमारी कंट्री में ट्रेड पॉलिसी को चेंज किया गया। तो जो एक तरीके से जो रिमूवल था मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी, तो उसको चेंज किया गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे चेंज किए गए। अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो हमारी कंट्री का जो काया पलट आप लोग बोल सकते हैं कि काफी सारी चीजें ओपन हो गई, ठीक है, इसके चलते। तो ये जो यहाँ पर 1991 से लेकर 2011 तक का अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये तो अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि काफी लार्ज स्केल पर गरीबी को भी हम लोग वहां पर मिटा पाए, यानी कि अच्छे लेवल पर। एक तो हम लोग किससे, एक तो एक बहुत बड़े क्राइसिस से बाहर निकले, क्राइसिस से बाहर निकलने के साथ साथ में अपनी कंट्री को हम लोग संभाल भी पाए। तो इस तरीके से पैटर्न यहां पर चलता हुआ नजर आया, तो इस पैटर्न में हमारा देश आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कैसे चीजें चली। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा बोला गया कि 2022 में हमारी जो अर्थव्यवस्था रहने वाली है 6.9% से बढ़ेगी। अभी फिलहाल 2011 में 21 में जो है वो लगभग 12.5% से बढ़ेगी, यानी कि हमारी कंट्री में चीजें जो है बढ़ेंगी, पर लेकिन हमारी कंट्री में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अभी देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के चलते लोगों की जान जा चुकी है, लोगों की बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, और कुछ को लोगों को जॉब मिली है, जिनको जॉब मिली है उनको जो मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो उनको घटकर 5,000 रुपए हो गए। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग को यहाँ पर
देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों की सैलरी में भी, लोगों की जॉब में भी। तो हेल्थ और एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। हेल्थ चरमरा चुकी है, एजुकेशन जो है वो अपनी एक तरीके से नहीं, उसके चारों पाए जो होते हैं जिसपे खड़ी रहती है, चारों पिलर जो एजुकेशन के वो धाराशायी हो चुके हैं, क्योंकि जिसके पास में इंटरनेट है वो एजुकेशन लेगा, जिसके पास में नहीं है वो नहीं लेगा। तो सिचुएशन जो है ना यार वो सोचने वाली हो गई है। इंस्पेक्टर जो राज है वो फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा ई कॉमर्स कंट्री के फील्ड में जो एंटिटी होती है। फिर से हम लोग उधारी के चक्कर में पड़ने लगे, जैसे एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था ना उससे पहले, तो उधारी हम लोग बाहर से ले रहे हैं इस तरीके से, देखिए ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग मनी ले रहे हैं बाहर से, उधारी पर काम कर रहे हैं, तो जिंदगी कैसे चलेगी। माइग्रेंट जो क्राइसिस है वो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है आज के डेट में। तो कंट्री में शांति नहीं रह गई है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा है। तो इसके चलते हमारी कंट्री जो है अब देखना ये कि कैसे काम आगे चल पाता है। और राइटर यहां पर ये बोलने की कोशिश करें कि एक तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये इसमें आप लोगों को ये बताना है टोटल कितनी कंट्री है, ठीक है। इंडिया इससे बाहर निकला, जिसको आप लोगों ने देखा आरसीपीई जो हम लोगों ने बोला कई बार, इसके बारे में रिफॉर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा। और कल मैंने आप लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, भूल गया। आज आप लोगों को कल वाले के भी और आज वाले के भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में बताऊंगा और अच्छे से आंसर दिया करो। कई सारे बच्चे काफी प्यारा आंसर दे रहे हैं और आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन में बात करें तो देखिए हम लोग पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं। मान लीजिए पास्ट में कोई गलती हो गई, ठीक है, आगे चलकर फ्यूचर में अगर वो रिपीट ना हो तो कैसा रहेगा। तो इसी के चलते एलपीजी रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। हम लोग लेकर आए एलपीजी रिफॉर्म, अपनी इकोनॉमी की खस्ता हालत को हम लोगों ने सुधारा। अब आगे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पड़ रही है तो पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि पहले अगर चीजें हुई थी हमारी इकोनॉमिक खस्ता हालत, तो उस टाइम पर अब ऐसी खस्ता हालत नहीं होने देंगे, अब चीजों को आगे लेकर चलेंगे। अपनी जो जीडीपी है उसको फिर से हम लोग को नॉर्मल करना है, ग्रोथ जो है वो इंश्योर करनी है। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, तो कई सारी चीजें जो है सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये वाली बातें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थी बातें, आई होप कि माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी। तो कंप्लीटली सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में देखी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये है बेसिकली तालिबान के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तालिबान जो है बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर पनपता हुआ नजर आता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि हाउ जो रिसेंट डोमिनेंस ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान विल इंपैक्ट इंडिया इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान क्रिटिकली एनालाइज, यानी कि जो रिसेंट अभी पाकिस्तान के अंदर डोमिनेंस देखने को मिल रहा है तालिबान का, तो उसके बारे में एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, क्योंकि बराबर यहां पर इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो पहले वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर रहने देना, फिर भी अगर मन है तो आप लोग को रिवीजन करने का थोड़ा कर लेना, कुछ नए एंगल आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अभी तालिबान के अंदर काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला, अगर बात की जाए किसके अंदर, बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको सेंट्रल एशिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर देखने की कोशिश की जाती है। उज्बेकिस्तान आप लोग यहां पर देखते हैं, ये इसका पड़ोसी देश है। अभी रिसेंटली एक क्वाड बनाया गया, क्वाड में 4 कंट्री होती हैं अभी यहां पर, जिसमें एक तरह उज्बेकिस्तान हो गया, एक साइड में अफगानिस्तान हो गया, एक साइड में पाकिस्तान हो गया, और एक साइड में हो गया उसमें यूएसए। तो यूएसए के द्वारा क्वाड बनाया गया। एक तो क्वाड वही है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, एक ये वाला क्वाड है। पाकिस्तान बोल रहा था कि यूएसए मेरे साथ मिलकर काम नहीं करता है, तो पाकिस्तान ये बोल रहा था कि इंडिया को तो इतनी प्रेफरेंस देता है, मेरे साथ में अच्छे से नहीं रहता है। तो पाकिस्तान को भी अच्छे से फील कराने के लिए इसको क्वाड का पार्ट बना दिया। हालांकि ये क्वाड ओनली लिखा हुआ है इसमें अफगानिस्तान के लिए, इसको इस क्वाड के साथ में कंपेयर मत करना, ठीक है। ये रिवोक है और ये रिबूक है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, तो दोनों काफी अलग अलग है, तो दोनों को कंपेयर मत करना, क्योंकि ये ओनली अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए, बल्कि ये बात करें तो इकोनॉमी के लिए है, ये सिक्योरिटी के लिए है, पॉलिटिक्स कैसे खेली जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके लिए, इसमें सारी डायमेंशन आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि आप लोग यहाँ पर साउथ एशिया में अफगानिस्तान की कंट्री है और काबुल इसकी करेंसी होगी। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर तालिबान जो यहाँ पर अफगानिस्तान में दबदबा दबा रहा है, उसके चलते इंडिया का क्या रोल यहाँ पर हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिल सकती है। बेसिक फंडा तो आप लोग ये याद रखिएगा, आज की डेट में तालिबान जो है वो काफी लार्ज स्केल पर वहां पर जो हरकतें कर रहा है। हमारी कंट्री के द्वारा कई सारी गाइडलाइन इशू की गई है, जैसे अभी आप लोगों ने अगर न्यूज देखी होगी, कुछ सुनी होगी इधर उधर, जैसे ऑल इंडिया रेडियो वगैरह की न्यूज सुन लिया करो थोड़ी बहुत, आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर ये बोला गया हमारी कंट्री की जो भी कंपनी है वो कम से कम जो भी कस्टमर है उसके खासकर इंडियन, उनके ऊपर ध्यान रखे। इंडियन जो कस्टमर जो भी वहां पर जो है कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, फिर जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको बोला गया कि किसी दूसरे एरिया में आप लोग ना जाएं, आर्मी या फिर कोई भी ऐसा एरिया है उसमें आप लोग कोशिश करें या वहां पर आप लोग एंट्री ना करें, अपने घरों में रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न रहे, बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो अभी यूएसए के द्वारा बोला गया था कि इंडिया के साथ में मिलकर काम करना है, ठीक है, अफगानिस्तान में शांति बनाकर रखनी है, पर लेकिन इंडिया तो साफ साफ मना कर दिया था। तो अभी यहां पर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के साथ में मिलकर काम किया जाए। तो पाकिस्तान के साथ में अगर मिलकर काम करते हैं तो कंडीशन ही देखने को मिलती है, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिसके चलते तालिबान की एक तरीके से वहां पर पकड़ बनती है। अभी इंडिया जो है वो पाकिस्तान की और इंडिया की बनती नहीं है। तो इंडिया का जो भी
हक है यहाँ पर पाकिस्तान बेसिकली जो अफगानिस्तान के अंदर में, तो तालिबान के थ्रू पाकिस्तान जो है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक पलटे के एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया का अस्तित्व यहाँ से खत्म करने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान के चलते, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर रहती है। तो हम लोग अब तक तालिबान के साथ बात नहीं करते, तो अब हम लोगों ने तालिबान के साथ में बात करने स्टार्ट कर दिया। इसलिए बोला भी जाता है कि इंडिया को भी अब तालिबान के साथ में जो है वो बात करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और हम लोगों ने कर भी दी है। पहले हम लोग ये बोलते थे कि तालिबान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, पर लेकिन अब यहाँ पर जब सबने एक्सेप्ट कर लिया है, उधर यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया है, उधर यूके ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड रसिया एक्सेप्ट किए हुए पहले बैठा ही है। चाइना के तो चांदी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में और पाकिस्तान चाइना के कब्जे में, तो इस तरीके देख सकते हैं। तो जब सब लोग बैठे गए हैं मानकर, तो हम लोग को कहीं फालतू में उसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी तालिबान के साथ में। अब पर हम लोग यहाँ पर ये बोले कि तालिबान यहाँ पर गवर्नमेंट बनाकर आए तो, पर लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, यानी कि तालिबान हथियार के बल पर पूरे देश को कंट्रोल कर ले, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके चलते काफी सारी चीज देखने को मिल रही है। तो तालिबान को ये लग रहा था कि चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, कि हाँ जैसे यूएस से जाता है तुम चीजों कंट्रोल कर लेना, पर लेकिन हुआ क्या, अभी यूएसए ने फिर से बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कंडीशन हो चुकी है कि अफगानिस्तान बिना पैंदी का लोटा हो चुका है, पता नहीं किधर को लटक जाए जरा सी देर में। तो इसलिए यहाँ पर शांति बना के रखना काफी ज्यादा जरूरी है, और इंडिया भी अपने जो बेसिकली हक है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करते रहे। तो इस तरीके से इंडिया भी एक बैलेंस बनाकर चल सकता है। तालिबान के साथ में बात करें, इसी के साथ में पाकिस्तान के साथ अपने थोड़े रिलेशन से है, ईरान के साथ में बात की जाए, रसिया के साथ में हमारे ठीक ठाक रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में अफगानिस्तान में शांति रखने के लिए इंडिया भी काफी बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया क्यों यहाँ पर इतना इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ में अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान में शांति रहेगी तो हमारी कंट्री में शांति रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं अफगानिस्तान के साथ में हमारी कंट्री बॉर्डर टच करती है, तो जरूरी है कि शांति बनाए रखना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में ये मुद्दा था जो कि आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब न्यूज एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है एक एक कर। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर बंगाल के अंदर अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एक कमेटी बनाई जा रही है। यहाँ पर कमेटी यहाँ पर जो देखेगी 2 मेंबर की कमेटी है, जिसमें जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बी जहां पर मदन बी लाकुर, ठीक है, तो उनके बारे में उनको भी यहाँ पर इसका पार्ट बनाया गया, क्योंकि उनके द्वारा भी स्टेटमेंट भी दी गई थी मदन बी लाकुर साहब के द्वारा कि पेगासस जो वायरस है यहाँ पर ये वो एक काफी खतरनाक बोल सकते हैं उसको, और कई उसको यहाँ पर जो ममता जी ने तो उसको इमरजेंसी के साथ में कंपेयर कर दिया कि इमरजेंसी के साथ में तो लोगों को बेसिकली घरों में बंद किया गया था, यहाँ पर तो बिल्कुल लोगों को खुला छोड़कर उनकी पूरी जिंदगी को हैक कर लिया गया है। तो ये कमेटी जो बनाई गई यहाँ पर, इसके चलते बोला गया कि यहाँ पर इसको बनाया गया कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट जो 1952 है उसके तहत यहाँ पर, और इसको जो टाइम दिया गया 6 महीने का टाइम कि ये यहाँ पर इसकी रिपोर्ट सबमिट करे। तो उसके चलते देखते हैं क्या शांति हो पाती है और क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी 6 जो पुलिसमैन है उनकी डेथ हो गई यहाँ पर अभी रिसेंटली आसाम और मिजोरम के अंदर, इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा जल्दी आप लोग देखना। तो आसाम यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, और ये हो गया मिजोरम। तो जो बॉर्डर है यहाँ पर उसके चलते आप लोगों को झड़प देखने को मिलती है, ठीक है। तो बॉर्डर को लेकर काफी इशू रहता है। अंग्रेज जो है यार ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री के साथ ही बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करके गए हैं, इंटरनली भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज तक जो चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के बारे में कुछ चीजें पास्ट में कुछ तो अभी फिलहाल कुछ है, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर कि शांति बनाकर कैसे रखी जाए, वायलेंस हो गया तो फिर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आगे एडिटोरियल आएगा तो फिर देखेंगे। बाकी प्रोटेस्ट जारी है यहाँ पर, अभी जो राहुल गांधी साहब है वो पहुंच गए यहाँ पर पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके दिखाने के लिए किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग को हमेशा पॉलिटिक्स नजर आएगी। आज के लिए आप लोग देखते हैं राहुल गांधी साहब ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, चलो सही है, किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आता है। पर लेकिन अभी तक अगर आप लोग देखिए किसानों के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसने कुछ ढंग से काम किया हो, ठीक है। चाहे पहले ले लीजिए चाहे अब के ले लीजिए, एक प्रॉपर पैटर्न में जो होना चाहिए। रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पर कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किसानों को कितना फायदा हो रहा है, वो चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए एक प्रॉपर पैटर्न में चीजें ग्राउंड लेवल पर पहुंचे तो ही एक देखने में मजा आता है और समझने भी। आगे बात करें तो यमुना का पानी जो है इतना गंदा हो चुका है कि नहाने के लायक भी नहीं है, पीने की तो दूर की बात है। तो बोला यही जा रहा है कि इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, तो इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर पोल्यूशन देखने को मिलेगा। सारी जो इंडस्ट्री है आसपास में वो सारा इसमें जो भी मलमूत्र होता है वो सारा इसमें जाता है, तो बैड क्वालिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तंबाकू जो है यहाँ पर पहले आप लोगों ने देखा होगा रजनीकांत जो है सिगरेट पीते हुए दिखाए जा रहे हैं, कोई दारू पीता हुआ दिखाया जा रहा है। शोले मूवी में जो धर्मेंद्र था वो उस पर चढ़ गया टंकी पर दारू पीकर। तो पहले काफी ज्यादा नशीले पदार्थ दिखाए जाते थे, अब इन पर काफी ज्यादा डिप आ चुके हैं। बोला 30% के करीब यहाँ पर सिंस अक्टूबर 2012 से यहाँ पर खत्म हो चुकी चीजें, यानी कि अब कोशिश की जाती है कि कम से कम सिगरेट बीड़ी वगैरह तंबाकू वगैरह ये न दिखाया जाए। तो एक अच्छी बात है, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में जो एक साइड में फिल्म इंडस्ट्री है,
तो किस तरीके के एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आते हैं। तंबाकू खा लो, पान मसाला खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, भले आप लोग कभी ना पीते हो ये आप, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर ऐसी चीजें सपोर्ट की जाती है जो कि गलत है। आगे बात करें यूपी के जो बीजेपी एमएलए, बोला गया था ना कि कई बार यहाँ पर ये बोला गया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए यूपी के जो बीजेपी एमएलए हैं उनके द्वारा खुद बोल दिया गया कि ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने चिट्ठे सामने रख रही है। पुरी जो है वो इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गई है जहां पर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उड़ीसा के अंदर है यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर सामने निकल कर आ रहा है लोगों को भी क्वालिटी वाला, तो इससे लोगों की सेहत भी काफी अच्छी होगी। आगे बात करें तो यूपी को लगभग यहाँ पर सबसे बड़ा एक तरीके से हक मिला है, 10,000 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे थे उसमें से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ रुपए जो यूपी के पास में गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेट किए, किसके लिए, ये गंगा को साफ करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं गंगा साफ हो पाती है, फिर ये पैसे साफ हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से तो पैसे साफ होते आ रहे हैं, अब देखते हैं कि गंगा रिवर साफ होती है या फिर नहीं होती है। ममता बनर्जी जो है वो मिलने जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से कि चीज़ों को कैसे नॉर्मल करना है, क्या क्या चीज़ चल रही है, या जो भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी बातें गुफ्तगू होगी, तो देखते हैं क्या गुफ्तगू होती है। लोकसभा के द्वारा 2 बिल पास किए गए, को बोलते हैं यहाँ पर फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, और इसी के साथ में मैनेजमेंट बिल 2021। तो ये हाहुल्ला चल ही रहा है पेगासस वायरस को लेकर या फिर किसान के प्रोटेस्ट को लेकर, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो उसके बीच में ये 2 बिल पास हो गए, अच्छी बात है। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है इंगेज कर रहा है तालिबान के साथ में, बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की सपोर्ट का क्या करना है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जो है उल्टी सीधी हरकतें किए जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखकर काम जो है वो करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो कल जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे, तो वहां पर एक तरीके से जो हमारे जो देश के जो वीर सिपाही हैं उनको श्रद्धांजलि इनके द्वारा अर्पित की गई, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया था, कारगिल दिवस से रिलेटेड जो ऑपरेशन था उसका नाम जरा बताइए, आप लोगों को देखने को मिला था। और जब कारगिल हुई, वार हुई हमारी कंट्री में यहाँ पर ये, ठीक है, तो इस टाइम पर ये बताना है कि टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला कंडीशन काफी खराब हुई थी, ठीक है। तो कारगिल वॉर के टाइम पर हमारी कंट्री में कौन लीडर था, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, एक क्वेश्चन आप लोगों को उसका आंसर देते हैं यहाँ पर, बेसिकली पुलित्जर प्राइज के बारे में बात की थी, तो जर्नलिस्ट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हमारी कंट्री की थी, उनकी डेथ भी होगी, जिसके चलते ये प्राइज जो था वो न्यूज में था। डेथ कहां पर होगी, अफगानिस्तान के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है विलिंगडोन के बारे में। विलिंगडोन आइलैंड कहां पर है, इसको आप लोग मैप में जाकर देखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो साउथ चाइना सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी, तो कहां पर है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए, अगर ना तो बताइए क्या रेट आप लोग लेक्चर को देंगे, जरूर बताना। बाकी अगर लेक्चर को अच्छा लगता है तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।